हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा दीक्षा पर। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज का पहला सवाल है, ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया। ए 30वां, बी 34वां, सी 37वां, डी 39वां। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2024 को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। आज का दूसरा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल इस तारीख को होता है। ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस या अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सीमांत स्थायी सुविधा दर की वर्तमान दर क्या है? ए 6.25%, बी 6.75%, सी 6.50%, डी 6.00%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6.75%। अगस्त 2024 तक आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ 6.75% है। यह आम तौर पर रेपो रेट से 25 आधार अंक अधिक होता है, जो कि 6.50% पर बनी हुई है। एमएसएफ बैंकों को तरलता की कमी के समय आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना का अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ए युवा मामले और खेल मंत्रालय, बी माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नामक एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। पीएम दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना है। अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2023 किस देश के साथ भारतीय नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ए ओमान, बी कतर, सी इजराइल, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने अगस्त के 8 से 11, 2023 को दुबई के तट रशीद पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 फीट का आयोजन किया। जायद तलवार 2023 फीट नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः संचालन और तालमेल को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? ए 9, बी 6, सी 7, डी 8। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, भारतीय दल 6 पदक जीतने में सफल रहा, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। देश 91 देशों में से पदक तालिका में 71वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार कीजिए। 1 सांस्कृतिक विलगाव, 2 जनांकीय संतुलन, 3 लैंगिक समस्याएं, 4 विस्थापन,
दिए गए कूट के आधार पर सही चुनाव कीजिए। 1, 1 और 2, 2, 1, 2 और 4, 3, 1, 3 और 4, 4, 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है 128। किसी भी राष्ट्र की मानव पूंजी पर निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? 1, सामाजिक क्रियाकलाप, 2, सांस्कृतिक संचयन, 3, जनांकिकीय असंतुलन, 4, भौगोलिक विसंगतियां। दिए गए कूट के आधार पर सही का चुनाव कीजिए। ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 4, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है यूडीआई प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यूडीआई प्रोजेक्ट 14 अंकों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक एवं निवासी को पहचान प्रदान करता है। 2, यूटीआई नंबर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए अनिवार्य है। इसके अभाव में नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 3, यूडीआई प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है जनसंख्या नीति के तत्कालीन लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? 1, प्रजनन दर में प्रतिस्थापन, 2, प्रजनन पर नियंत्रण, 3, शिशुओं की देखभाल की समुचित व्यवस्था। दिए गए कूट के आधार पर सही का चुनाव कीजिए। ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां पर दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक रही है। 2, नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर पिछले दशक में सर्वाधिक थी। ए, 1 ही, बी, 2 ही, सी, 1 और 2, डी, न तो 1 न तो 2। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामों पर विचार कीजिए। 1, साक्षरता दर में वृद्धि, 2, जन्म दर में वृद्धि, 3, मृत्यु दर में कमी। कूट की सहायता से सही का चुनाव कीजिए। ए, 1 और 3, बी, 1 और 2, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में कुशल मानव प्रबंधन की आवश्यकता के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। 1, वास्तविक वृद्धि दर में वृद्धि, 2, नैसर्गिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, 3, नृजातीय मानव समुदायों में संघर्ष को रोकना। दिए गए कूट के आधार पर गलत का चुनाव कीजिए। ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्वच्छता मिशन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों पर विचार कीजिए। 1, जनांकी स्थिति, 2, संयुक्त परिवार व्यवस्था, 3, आर्थिक पिछड़पन, 4, बंद सामाजिकार्थिक व्यवस्था, 5, संदर्भ समूह।
दिए गए कूट के आधार पर सही का चुनाव कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 2, 4 और 5, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पोषण स्तर में पर्याप्त विषमता देखने को मिलती है। इसके कारणों पर विचार कीजिए। 1, लैंगिक असमानता, 2, वैचारिक पूर्वाग्रह, 3, सांस्कृतिक प्रतिमान, 4, गरीबी। दिए गए कूट के आधार पर सही का चुनाव कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसके कारणों पर विचार कीजिए। 1, अकाल पर नियंत्रण, 2, चिकित्सा में सुधार, 3, ठंडी जलवायु, 4, सांस्कृतिक पिछड़ापन, 5, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी केवल 3। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल 3। अगला प्रश्न है, कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? ए हैदराबाद, बी बगध, सी अवधी, डी पंजाब। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के निवासी स्लीमैन को पूरे राज्य का दौरा करने और व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया। निवासी स्लीमैन ने राज्य में अराजक स्थिति का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह 1858 में आउटराम द्वारा निवासी के रूप में सफल हुए, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती के समर्थन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बटा प्रांत ब्रिटिश सहायक गठबंधन के तहत शामिल थे? 1, बंगाल प्रांत, 2, हैदराबाद राज्य, 3, तंजौर, 4, मैसूर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4। सहायक प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय राजकुमार थे हैदराबाद के निजाम सितंबर 1798 और 1800, मैसूर के शासक 1799, तंजौर के शासक अक्टूबर 1799, अवध के नवाब नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार के भोंसले राजा दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी के राजपूत राज्य और भरतपुर के शासक 1818। 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने के लिए होलकर अंतिम मराठा संघ थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं। 2, वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और उसका वेतन और कार्यकाल निर्धारित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। भारतीय राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है।
वह संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है, जिसके प्रावधानों को राष्ट्रपति से संबंधित लेख अनुच्छेद 52-62 सहित अनुच्छेद 52 से 78 से निपटाया जाता है। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और वह अपने वेतन और कार्यकाल का निर्धारण नहीं करता है। सीएजी के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें भारत की संसद द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 इंच के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के आधारों का उल्लेख है। 2. राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों एक और दो, डी. न तो एक और नहीं दो। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर की जा सकती है, एक अनुच्छेद 356 में ही वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 356 को अंतिम और निर्णायक लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि की, जिसे किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था, जिसका अर्थ था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बोम्मई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।